नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन में यार देखो क्या है कि वैसे अगर देखा जाए तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन आईएमयूसीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटे और बहुत ही प्रिसाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आईएमयू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको लगे कि अरे सर आपने तो ये आधा ही पढ़ाया, लेकिन हाँ मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितने से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट मास में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपसे कोई पॉइंट मास का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ आपसे इनर्शिया ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इनर्शिया जो होता है दैट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैनॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ को याद रखना, इनर्शिया जो होता है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती और ये मास पे डिपेंड करती है, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। और अगर दो बॉडीज़ हैं जिनके इक्वल मास है, एक बॉडी मोशन में है और एक बॉडी रेस्ट पे, तो हम बोलेंगे कि दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। क्योंकि इनर्शिया जो होता है वो केवल मास का ही फैक्टर होता है और किसी चीज़ का नहीं होता। इसके बाद आती है बात लीनियर मोमेंटम की। तो जब भी लीनियर मोमेंटम की बात आती है तो हमारे मुंह से सबसे पहले निकलता है P=mv, जो कि सही भी है फॉर्मूला, लेकिन लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताता है, क्योंकि इसमें मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो इट इज़ मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी। तो m/v होता है। वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। यूनिट और डायमेंशन भी आप आराम से निकाल सकते हो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्स की। तो फोर्स एक ऐसा इफेक्ट है, ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट है, पुश या पुल है, जो या तो मोशन पैरामीटर्स को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उसको हम बोलते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नहीं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं कि अगर जनरली वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि अगर आपका वेट सपोज 80 kg है तो आपका मास कितना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। या वो पूछेंगे आपका मास 80 kg है, वेट 80 kg है, इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये चीज़ उसमें उतनी नहीं पूछी जाती है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया भी था कि जनरली जैसे मैं बोलूँगा कि मेरा मास 84 kg है, वेट 84 kg नहीं है। अगर 84 बोलना होगा तो मुझे बोलना पड़ेगा kg वेट, या 84 इंटू जी न्यूटन, इतना वेट है मेरा, ठीक है। तो इसको समझना होता है मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो फोर्स होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके के फोर्सेस, मतलब सिस्टम वाइज फोर्सेस होते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं कि एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाते हैं और बाउंड्री के अंदर के जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, और उसके बाहर के जो फोर्सेस होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ से दो कैटेगरी बनती है, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स की। इसके बाद एक आता है सोर्स के बेसिस पे, जिसमें हम बोलते हैं कि कांटेक्ट फोर्सेस या फील्ड फोर्सेस आते हैं। जैसे कांटेक्ट में टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, एयर ड्रैग, विस्कोसिटी, ये सब आते हैं कांटेक्ट में। और फील्ड में कौन से होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये फील्ड फोर्सेस के लिए कांटेक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कांटेक्ट फोर्सेस के लिए कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, जिसमें दो तरीके के फोर्स होते हैं, रियल एंड स्यूडो। तो रियल कौन से होते हैं, जब तक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होता है वहाँ से जितने भी फोर्सेज हम देख रहे होते हैं वो रियल दिख रहे होते हैं। और स्यूडो एक आभासी वर्चुअल फोर्स होता है, ये तब दिखाई पड़ता है जब हम लोग किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं। फिर वर्क डन के हिसाब से दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके द्वारा किया गया काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। और अगर वो पाथ डिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड कर रहा होगा, तो वो हो जाता है नॉन कंजर्वेटिव। तो मैंने शॉर्ट में ये सारी चीज़ें आपको फटाफट बता दी हैं। इस तरीके के फोर्सेस आते हैं अपने पास। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है वो मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है, बाद में समझो या पहले समझो। एक फॉर्मूला F=ma हमेशा काम कर रहा होता है। तो क्या बोल रहा है कि इज़ वैलिड ओनली फोर्स इज चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन एंड द मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स इक्वल टू d/dt ऑफ mv। ये क्वेश्चन आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन IMUCT में था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट,
ये फोर्स होता है। ये वाला क्वेश्चन IMUCT में था। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और 1 सेकंड में आप ख़त्म कर सकते हो इनको। तो अगर न्यूटन्स, ये इसको न्यूटन्स सेकंड लॉ भी बोलते हैं हम लोग, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो mdv/dt प्लस vdm/dt आता है। अगर मास कांस्टेंट है तो dm/dt 0 बन जाएगा, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा F=ma। ठीक है। अब अगर 3 डायमेंशन में ये सब कुछ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन, x एक्सेस के लिए अलग, y के लिए अलग और z के लिए आप अलग कर सकते हो। और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब सीधी सी बात है कि अगर फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी जा रही है जिसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो उसके लिए किसी फोर्स का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। व्हेन फोर्स रिटन विदाउट डायरेक्शन देन पॉजिटिव फोर्स मीन रिपल्सिव। अब जनरली ये चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं, खुद सोच करके देखो। पॉजिटिव फोर्स है रिपल्सिव और नेगेटिव फोर्स है अट्रैक्टिव। ये हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो पॉजिटिव होता है और जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो नेगेटिव फोर्स होता है। अगर आप ये देखोगे कि 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में कौन से फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आते हैं, देन ग्रेविटेशनल आते हैं। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन के बीच के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करेंगे तो 10⁻43 टाइम्स बड़ा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हो। अब अलग अलग टाइप पे चलते हैं कि कांस्टेंट फोर्स क्या होते हैं, जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट हो, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होते हैं, जो वेरी करते हैं, टाइम के साथ वेरी कर सकते हैं, पोजीशन के साथ, जैसे G_m1 m2, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा, G_m1 m2/r²। तो ये कैसा होता है, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पोजीशन पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी डिपेंडेंट, जैसे विस्कस फोर्स होता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। QVB sin थीटा जो ये होता है, चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, ये भी कैसा होता है, ये भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके के कुछ अलग अलग फोर्सेज होते हैं, सेंट्रल फोर्स भी हैं। आपसे ये चीज़ें तो खैर नहीं पूछेंगे, आपसे बेसिक जो फंडे हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपसे हो सकता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पूछ लिया जाए। वेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वेट क्या होता है। तो वेट जो होता है दैट इज़ ऑलवेज mg एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमेशा डाउनवर्ड बोल करके चलते हैं। फिर एक फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के ऊपर हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया था, लेकिन फ़िलहाल हम बस इतना जानते हैं कि जहाँ पे भी दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं, जहाँ पे भी दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं, या यहाँ पे भी देखो कांटेक्ट में आती हैं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई थी, थोड़ा बड़ा करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। बहुत बार लोगों को लगता है कि सर ये वाली सरफेस आप कैसे बोलोगे, ये तो देखो ऐसा तो नोक बना हुआ है, यहाँ पे शार्प एज है। तो भाई जब उसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो ना, तो वो शार्प एज एक्चुअली नहीं है। जब आप देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाई पड़ेगा। तो जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस सर्कल का दिखाई पड़ता है, उसके डायमीटर के अलोंग यहाँ से, मतलब दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर बनाओगे तो वहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जनरली क्या होता है कि कांटेक्ट सरफेस जहाँ होती है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो काम करता है। अब इसमें डेप्थ में नहीं घुस रहे हैं कि क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन में कौन से फोर्सेस लगते हैं, वो सब नहीं। फिर आते हैं टेंशन पे कि टेंशन कैसे काम करता है। तो टेंशन जो होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ टॉट स्ट्रिंग, खिंची हुई रस्सी या धागा या चेन जो भी हो। और फोर्स कैसा होता है, हमेशा जिस बॉडी पे काम कर रहा होगा उस पर कैसे काम करेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। बॉडी से अवे जा रहा होगा और स्ट्रिंग के अलोंग होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग। इस तरीके से काम करता है। ओके, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा F=kx होता है। मतलब ये हमेशा क्या करता है, ये पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। जैसे अगर ये अपनी मीन पोजीशन पे रखा हुआ है ये ब्लॉक, और अगर हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स इसको क्या करेगा, इसी पोजीशन की तरफ लेकर के आएगा। अगर हम इसको अंदर प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, इसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर के आएगा। तो ये एक तरीके का रीस्टोरिंग फोर्स होता है और इसका फॉर्मूला होता है F=-kx। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। SHM में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है।
फिर सिस्टम वाइज फोर्सेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम में एक्चुअली दो तरीके के डायग्राम्स हम बनाते हैं। एक यहाँ पे जनरली क्या होता है कि देखो उसने एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ें दिखा दी हैं, पर बेसिकली दो डायग्राम बनने चाहिए, जिसमें एक में दिखाने चाहिए फोर्सेस और दूसरे में दिखाने चाहिए एक्सेलरेशन, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट का डायग्राम होता है। तो जब हम कॉज बनाते हैं तो कॉज में हम दिखाते हैं सारे के सारे फोर्सेस, और जब हम इफेक्ट दिखाते हैं तो इफेक्ट में हम दिखाते हैं कि उसके पास एक्सेलरेशन है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे दिखाते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए FBD का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है कि क्या बोलता है वो, अ बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। सभी लोगों को आपको पता होगा कि क्या होता है, अगर बॉडी पे कोई भी नेट फोर्स नहीं है तो उसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया दो तीन तरीके के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सारे इनर्शिया पे हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं यार, इस पे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे, जिसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि ये F = dp/dt होता है, और अगर मास कांस्टेंट है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। मास कांस्टेंट नहीं होगा तो वो जो रॉकेट साइंस लगती है ना, रॉकेट कैसे ऊपर जाता है, रॉकेट साइंस तो नहीं बोल सकते, मतलब बेसिक उसका इससे ही होता है स्टार्ट। फिर हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी पे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी यही है कि भैया फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और फिर अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम चूज़ करो। देखो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहे हैं वहाँ पे फोर्सेस बैलेंस करना स्टार्ट कर दो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जैसे आगे वाले कुछ एक थर्ड लॉ और बता देता हूँ, फिर उसके बाद थर्ड लॉ भी आपको पता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स रहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले से ही। इम्पल्स, हाँ इम्पल्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या बोल रहा है कि व्हेन अ लार्ज फोर्स वर्क ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। An impulsive force does not remain constant but change first from 0 to maximum and then from maximum to 0। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये कि कोई एक फोर्स लगा है जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, फिर मैक्सिमम तक गया, फिर उसके बाद 0 तक गया, और ये बहुत छोटे से इंटरवल, डेल्टा टी मतलब एक बहुत छोटे से इंटरवल के लिए लगा। जैसे हमने बैट से किसी बॉल को हिट किया या जैसे हमने किसी चीज़ को पंच किया, किक मारा, इन सब में ये इम्पल्सिव फोर्स ही लगते हैं। दो कार का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे भी इम्पल्सिव फोर्स ही लगता है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस पूरे फोर्स में क्या हो रहा है, इस पूरे डायग्राम में फोर्स चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे हम फोर्स का एक एवरेज वैल्यू भी ले सकते हैं। अब फोर्स टाइम ग्राफ बनाओगे तो ऐसा दिखाई पड़ सकता है, वो फोर्स टाइम ग्राफ ऐसा दिखाई पड़ सकता है, वैसे बेसिकली ऐसा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हमें कभी कभी एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए बोल देते हैं। अगर वो बोलेंगे कि भैया देखो आई का वैल्यू निकालो, तो आई का वैल्यू आपको क्या बोलोगे, F.dt। अब F जो है वहाँ पे F एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि F पूरे में चेंज हो रहा है, और dt को अगर हम देखेंगे T1 से T2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा, तो इट विल बी F डेल्टा टी। आप सभी लोगों को पता है कि F का वैल्यू dp/dt होता है, तो अगर हम F डेल्टा टी का वैल्यू निकालते हैं तो वो P2 - P1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरली बोलते हैं कि I इज़ वॉट, I इज़ एक्चुअली F इंटू डेल्टा टी। F मतलब F का एवरेज वैल्यू इंटू डेल्टा टी, जिसको हम डेल्टा P भी बोल सकते हैं। या अगर इंटीग्रेशन के टर्म में लिखोगे तो I = F/dt, तो वो F और T का एरिया अंडर द कर्व से भी निकाला जा सकता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी चेंज इन मोमेंटम है वहाँ से भी हम इम्पल्सिव फोर्स का वो मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर होगा। इस पे 2-3 क्वेश्चन भी हमने नीचे किए हुए हैं। बाकी फ्री बॉडी डायग्राम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हम क्या बोलेंगे, dp/dt भी 0 होगा, यानी कि p कांस्टेंट हो जाएगा। p मतलब कि मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जैसे सपोज करो कि एक गन है और उस गन के अंदर एक बुलेट है, ये बुलेट रखी है, ये दोनों वेलोसिटी v = 0 पे रखे हैं, मतलब सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि बुलेट शूट हुआ तो ये बुलेट v1 की डायरेक्शन से इधर जा रहा होगा, तो गन भी v2 की डायरेक्शन से कहीं जाएगा, ठीक है।
v2 की वेलोसिटी से कहीं जाएगा। तो अगर हम क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो करेंगे, तो अगर आप फाइनल मोमेंटम निकालोगे तो इट विल बी mv1 प्लस कैपिटल M v2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब v2 का वैल्यू निकालोगे तो वो स्मॉल m कैपिटल M v1 के फॉर्म में आ जाएगा, और माइनस साइन जो है वो ये दिखा रहा है कि ये गन पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रिकॉयल वेलोसिटी। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, और कोलिजन में भी ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इस पे भी छोटे मोटे क्वेश्चन बन करके आते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। बाकी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में नेक्स्ट सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में। फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कोई बहुत बड़े क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, तो आप लोग भी चाहो तो जो बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं पुली वुली वाले, वो एक बार अपनी तरफ से करके देख लेना। जितनी चीज़ों से क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे हैं, जितने पॉइंट्स है, हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर ये तो बहुत ही आसान था, ये तो हमें पहले से ही आता था। बहुत अच्छी बात है, इनको और अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि इनसे ही आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप फटाफट निकाल पाओगे। पुली वाले क्वेश्चन या फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखे हैं MUCT के पेपर में। हाँ, एंग्लो के पेपर में ज़रूर देखे हैं, TMI सेट में भी देखे हैं, लेकिन इसमें नहीं देखे हैं मैंने। तो MUCT के हिसाब से मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आगे और जब टॉपिक हम कवर करेंगे तो उनमें कई सारी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।